हेलो एवरीवन, सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 2024 की आरटीपी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल आरटीपी में सबसे पहले हमारे पास दो इंटीग्रेटेड केस स्टडी है जिसको देखना इस आरटीपी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। शुरुआत करते हैं पहली केस स्टडी से। अप्रोच कैसे करना है हमें एफआर में केस स्टडी को, पहली बार आएगी मिड 24 में। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे आपके पास लास्ट पैराग्राफ वाली चॉइस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के केस में, मल्टीपल एस्पेक्ट से रिलेटेड। अब फर्स्ट पैरा देखिए एक बार, ओवरऑल क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड केस स्टडी में ज़्यादातर करता ही है कि दो तीन अलग अलग सिचुएशंस दे देता है अलग अलग इंडेक्स से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड फिर 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉर्मली ये दो तीन सिचुएशन सब अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे केस सिनारियो 1 में लिया है, एफए लिमिटेड इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड इंजन्स एंड सेल्स देम टू लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बोइंग एंड एयरबस इंडस्ट्रीज। तो ये मेरे कस्टमर्स हैं। एफए लिमिटेड इज बेसिकली द कंपनी जिसकी मैं शायद अकाउंटिंग या जिसके लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा। ये एक मैन्युफैक्चरर है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। ओवरऑल देखता हूँ तो टोटल मुझे 1 2 3 पॉइंट्स दिखते हैं और पूछते हैं फैक्ट्स अबव के बेसिस पे आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 to 5 का बेस्ड ऑन रेलेवेंट इंडेक्स दीजिए। तो ये 3 मुद्दों से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। 1 April 2002 कंपनी began construction of a new production line in its aircraft parts manufacturing site. Costs relating to the production line are as follows. तो इसका मतलब ये पीपीई इन प्रोग्रेस है, CWIP है। कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल लिस्ट प्राइस 12.5 लाख लेस 20% रेट डिस्काउंट। तो ये कॉस्ट होगी। नॉर्मली पहला क्वेश्चन आप समझ लेना कि पीपी की कॉस्ट क्या होगी, ये होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हो। जैसे आपको देखिए यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी कैपिटलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। तो सर ऐसे कैसे पढ़ेंगे अपन? आपने 2 लाइन पढ़ी फिर इधर आ गए। तो आइडियल तरीका पढ़ने का ये होगा कि अगर 3 पॉइंट दिए ना तो आप पहला वाला पॉइंट पूरा पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में देख लो उससे रिलेटेड कौन से पॉइंट है, रादर देन पूरा क्वेश्चन देखना। नहीं तो आप भूल जाओगे तो आपको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पूरा पढ़ते। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकर्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट। तो ये इंक्लूड होगा भी नहीं। नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए अपन साथ साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 months टिल 30th June। ये 3 महीने की कॉस्ट है। जितने समय के लिए एलिजिबल होगा कैपिटलाइज करने को प्रोपोर्शनेटली उतने समय के लिए कर देंगे। अदर ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स है, ये भी होंगे और ये पूरे हो जाएंगे। इसमें टाइम पीरियड जैसा कुछ नहीं है अनलेस कुछ एडजस्टमेंट दिया जाए। पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये भी ऐड होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगी क्योंकि आज नहीं लगेगी, बाद में लगेगी। Line took 2 months to make ready for use and was brought to use on 31st May 2002। तो ये 3 महीने की कॉस्ट है, इसको आप 2/3 कर दीजिए तो ये 0.80 ऐड होगा। Other overheads were incurred in 2 months period ended 31st May only. They included abnormal cost of 0.3 due to electrical fault। इसको हटा दीजिए तो 0.3 हट जाएगा। तो we'll have to say capitalize कितना होगा, 0.60। The production line is expected to have a useful economic life of 8 years. After 8 years, it is legally required to dismantle the plant in a specified manner and restore its location to acceptable standard. The amount of 2 lakh included in cost estimate is amount that is expected to be incurred at the end of useful life of the production line। ये देखना होता है कि जब 8 साल बाद उसे डिसमेंटल करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 5% है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी 8 years 5% इज 0.68। तो इसका मतलब आप इसे 0.68 से मल्टीप्लाई करके 1.36 पर इंक्लूड करेंगे। 4 years after brought into use, the production line will require a major overhaul to ensure it generates economic benefit over the second half of its useful life. The current estimated cost of overhaul at current price is 3 lakh rupees। तो ये component accounting for depreciation calculation काम आएगा।
No impairment of the plant is occurred by 31st March 2003. The information which is all given is with respect to the year ending 31st March 2003. इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहला पॉइंट पढ़ लिया है तो आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ प्रोडक्शन लाइन वाला पहला क्वेश्चन है. दूसरा कैश फ्लो रिलेटेड है. तीसरा अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो कोई लीगल एक्शन रिलेटेड है. चौथा वापस से प्रोडक्शन लाइन रिलेटेड है. और पांचवा प्रोडक्शन लाइन रिलेटेड है. तो अब ये 3 क्वेश्चन का आंसर देके हम आगे बढ़ पाएंगे. पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड्स टू बी कैपिटलाइज इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन. ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा. इनिशियल एस्टिमेट 2 लाख नहीं 1.36 होंगे. Compute total amount to be charged to statement of profit and loss with respect to production line for the year ending 31st March 2003 and balance of provision for dismantling cost carried to the balance sheet. 2 चीजें पूछी. एक तो टोटल अमाउंट P&L में कितना चार्ज करेंगे प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड इस साल में. उसको निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. पर डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है. तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है. टोटल अमाउंट में क्या क्या आ सकता है. एक तो डेप्रिसिएशन आएगा, एक इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग आएगी. इसके अलावा क्या आ सकता है, तो मे बी आप देखें तो कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है जो आपकी 3rd मंथ की लेबर कॉस्ट थी. इनफैक्ट जो आफ्टर रेडी टू यूज़ के खर्चे थे, इस तरह की भी कॉस्ट है जो हमने कैपिटलाइज नहीं करी. ये सब भी पीआरएल में जा रही है. क्या ये आएगी? तो ये देखना थोड़ा सा टिपिकल होगा. तो अब हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे. पर आप देखो दूसरी चीज पूछी है, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैरिड टू बैलेंस शीट. और आप देखो ये चारों फिगर अलग अलग है. तो अगर आपने सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन निकाल दिया तो आपका आंसर आ गया. टिक करके आगे बढ़ जाओ. डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने की होगी? तो 1.36 की आपकी थी. ये कब रिकॉग्नाइज किया था? रेडी टू यूज था 31 मई पे. तब आप इस पर 5% लगाएंगे, लेकिन सिर्फ कितने महीने के लिए? फॉर 10 मंथ्स, विच इज अप्रैल में छोड़ के. 1.36 into 5% into 10 by 12 plus 1.36 comes to 1.42. और कोई भी आसपास इसके आंसर नहीं है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो गया. What is the cost of production line to be capitalized initially on 31st May 2002? तो इनिशियली कैपिटलाइज कितना करना है, तो डेप्री वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है. तो सेंस में आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो. इट इज व्हाट? 10.8, 11.4, 11.9 एंड 13.26. हम बोल देंगे हमारा आंसर 13.26 आना चाहिए. दैट शुड बी इट. अब आप देखो डेप्री निकालने से अपन बच गए. वो कंपोनेंट अकाउंटिंग वाली इन्फॉर्मेशन हमारे बिना सॉल्व किए भी हमारे आंसर सॉल्व हो गए. अदरवाइज वो लगती किस पे लगती? वो जो 2 ऑप्शन थे जिसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट से ही अपन ने आंसर निकाल लिया उसमें. अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. तो इससे अप्रोच भी बन रही है थोड़ी सी. इंटीग्रेटेड केस स्टडी से हम वाकिफ भी हो रहे हैं. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2003, FA Limited provided consultancy services to customer regarding installation of new production system related to aircraft parts. तो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात हो रही है. System has caused the customer considerable problems, so the customer has taken legal action against the company. कैसी कंसल्टेंसी दे दी तुमने? कंपनी तुम्हारे अगेंस्ट में केस कर बैठी. For the loss of profit. So that is arisen as a result of problem with the system. Customer has claimed damages to the tune of 1.6 lakh. हमें नहीं मालूम था ज्ञान देना इतना भारी पड़ सकता है. तो पैसे लेके दोगे तो ऐसे ही होएगा. फ्री का बांटो, कोई दिक्कत नहीं है. लीगल डिपार्टमेंट FA considers there is a 25% chance that claim can be successfully defended. तो भैया डिफेंड करने का मात्र 25% चांस है. इसका मतलब कि इट इज मोर लाइकली दैट यू विल लूज. और अगर मोर लाइकली और बाइनरी आउटकम होते हैं, 2 ही कान आउटकम है, तो फिर उस केस में आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. तो कितने का प्रोविजन बना दे? लीगल डिपार्टमेंट फर्दर स्टेटेड रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि इट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ लॉसेस. ओ, इंश्योरेंस क्लेम है. तो इंश्योरेंस क्लेम को क्या आप अभी से अकाउंट फॉर कर सकते हैं? एंड 37 बोलता है रिइंबर्समेंट को तभी अकाउंट करें जब वो वर्चुअली सर्टन है. और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द वर्ड इज नॉट वर्चुअली सर्टन, द वर्ड यूज्ड इज रीजनेबली कॉन्फिडेंट. तो अब आप देखो यहाँ पे दोस्तों, MCQ में पढ़ने की अप्रोच में क्या बदलाव करने की जरूरत है. कैजुअल पढ़ाई नहीं चलेगी. इंपॉर्टेंट चीजें आपको एकदम प्रिसाइसली पता होना चाहिए.
तो क्योंकि रीजनेबली कॉन्फिडेंट से काम नहीं चलेगा, कंटिजेंट एसेट रिकग्नाइज नहीं होगा, आपको पूरे का प्रोविजन बनाना पड़ेगा. नथिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस क्लेम एज इज व्हाट द अकाउंटेंट फील्स. डैमेज 1.6 का माना है, 75% चांस हारने के हैं, तो आप पूरे 1.6 का प्रोविजन बनाओगे. 1.6 सर, या 1.6 का 75%. वो प्रोबेबिलिटी बेस कब लेते हैं, जब मल्टीपल आउटकम्स होते हैं. What accounting treatment should be done in the books of FA Limited for March 2003 as customer has taken legal action against the company on loss of profit? Nothing needs to be provided for. नहीं. Provision should be recognized. Yes. 0.4 lakh as per best possible outcome should be recognized and charged to PL. देखो, तो 0.4 नहीं होगा, बाइनरी आउटकम है तो 1.6 होगा. बाइनरी यानी yes और no दो ही होते हैं, तो जो मोस्ट लाइकली है वो ले लेते हैं. ऐसा लिखा होता है कि 30% चांस है इतना नुकसान, 40% चांस है इतना नुकसान, 30% चांस से जीत जाएंगे, तो अपन प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेटेड एवरेज लेते हैं. कंटिजेंट लायबिलिटी तो लेस देन 50% या 50% चांस होता है तो बताते हैं, इसलिए आंसर भी आएगा. एंड देन फाइनली थर्ड पार्ट पे आते हैं. FA Limited is an associate company. As an associate company, Flynet Limited, following information of Flynet for year ended 31st March 2003 is available. पूछा गया है फ्लाईनेट का, इंफॉर्मेशन ये सारी दे दी है. कंपनी इज एसोसिएट फ्लाईनेट लिमिटेड्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पूछे, ठीक है. इनकम आफ्टर टैक्सेस है. डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल प्लस हो जाएगा, करंट एसेट कम होते हैं, कैश फ्लो बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन नॉन कैश प्लस. इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करंट एसेट बढ़ा. इंक्रीज इन अकाउंट पेबल बढ़ेगा कैश क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सच कैश फ्लो में प्लस करेंगे. डिक्रीज इन वेजेस पेबल पे कर दी, माइनस कर दो. टैक्स चार्ज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, नॉन कैश है, प्लस कर दो. प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमें इससे कुछ नहीं करना है. क्यों नहीं करना है सर, ये ऊपर के प्रॉफिट में शामिल होगा तो माइनस कर देंगे. तो 140, 165, 155, 162, 157, 155, 170, टोटलिंग तो सही करी है, 170 दिख तो रहा है. नन ऑफ दी अबाव वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में शायद ही देगा. इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने जो इंटरनल गाइडलाइन दी है एटलीस्ट आपके SPM के लिए, सेल्फ फेज मॉड्यूल्स के लिए, जो कि पब्लिकली अवेलेबल थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे. साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें ईदर और एंड जो होते हैं ना, A B ऑप्शन दिया और C में दिया है A और B और D में दिया A एंड B, वो वाले भी नहीं आएंगे. एज एन सेल्फ पेज मॉड्यूल में तो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोला है ऐसे क्वेश्चंस नहीं चाहिए. ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस अवॉइड करना है, नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस अवॉइड करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कम से कम लेने. हालांकि ICAI ने MCQ प्रैक्टिस करने के लिए पोर्टल में दे रखे हैं. उनके क्वेश्चन जो पोर्टल पे आए हैं वो अपने आप में इस तरह के ही हैं और बहुत ही अपने आप में सिंप्लीफाइड टाइप के क्वेश्चन है. हालांकि May 24 में शायद उसी में से आ जाए, बाकी वो तो बहुत ही सिंपल है, एकदम ही आसान है. नेवरदलेस, तो ये हो गया आपका. एक बार आखिरी वाला जो मैंने किया था टोटल देख लेना. तो केस सिनेरियो 2. HS Limited is a car manufacturing company. During the year, HSL has entered into many transaction details of which are given below. 1, 2, 3, 4. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है. इन टोटल 10. बढ़िया, देंगे क्या है. With the intention to expand, HSL has entered into share purchase agreement with shareholders of FM Limited to purchase 30% stake in FM Limited on 1st June 2002 at a price of 30 per share. तो हम 30% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं 30 रुपीज पर शेयर पे. As per the terms, SPA HSL has option to purchase another 25% share in FM on or before 15 June at a price of 30 per share. मेरे पास सेम प्राइस पे 25 का ऑप्शन है. Similarly, selling shareholder has option to sell additional 25% stake in FM on or before 15 June. Selling shareholder के पास भी ऑप्शन है कि बोले वो ले लो, आपके पास भी ऑप्शन है कि भैया दो, तो सामने वाले को देना ही पड़ेगा. The decision on relevant activity of FM Limited are made in AGM or EGM. A resolution in AGM, EGM is passed where more than 50% votes are casted in favor of the resolution.
An EGM or AGM can be called by giving at least 21 days advance notice to all the shareholders. अब आपको ये सवाल इसमें कंट्रोल रिलेटेड आएगा कि क्या कंट्रोल आया या नहीं, क्योंकि मैंने 30% खरीदे और 25% खरीदने का ऑप्शन है। तो कंट्रोल की डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप ये सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे. दिस मेक्स यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग द पैटर्न ऑफ योर स्टडी बिकॉज नाउ MCQs आर देयर इन प्लेस. तो क्या पैटर्न चेंज होगा मेरा? आई वुड सिंपली बी सेइंग दैट थ्योरी पूरी नहीं, ये सोच के नहीं पढ़ना है मुझे कि मुझे उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है. ये सोच के ज़रूर पढ़ना है कि उस पर MCQ आया तो क्या है. और कंट्रोल में सिंपली बोला हुआ है कि रेलेवेंट एक्टिविटी आपके कंट्रोल में है क्या, तो आप बताइए रेलेवेंट एक्टिविटी जो भी है वो किस में डिसाइड होगी? जनरल मीटिंग में. जनरल मीटिंग में कितने दिन का नोटिस लगता है? 21 दिन का. आज हुई है 1 जून, तो 15 जून तक तो आपके पास कंट्रोल है बॉस. क्योंकि अगर उन्होंने अगले दिन भी कोई जनरल नोटिस इनिशिएट करा, कोई पर्टिकुलर नोटिस सर्व किया फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन, यहाँ पे HSL आसानी से बचे हुए शेयर्स खरीद के जनरल मीटिंग होने से पहले कंट्रोल एक्वायर कर सकती है. तो कंट्रोल की परिभाषा में बोला जाता है इफ यू हैव प्रेजेंट राइट विच मीन्स यू हैव शेयर्स एंड यू हैव राइट टू एक्वायर शेयर्स बिफोर द नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग इज डन, then it is said that you have control even if you don't intend to exercise that control or you don't have that additional shares. तो यहाँ पे कंट्रोल किस दिन आ जाएगा? 1 जून को ही आपके पास आ जाएगा. पहला पॉइंट हो गया. इससे रिलेटेड अपन देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे हमें दिखेगा. तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंट्रोल रिलेटेड दिखेगा. देखिए, with respect to the share purchase agreement entered by HSL, when is HSL getting control over FM Limited? And the answer should be 1 June. तो ये हमारा पहला वाला पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. शेयर परचेज अग्रीमेंट FM लिमिटेड. HSL issued CCDs, compulsorily convertible debenture, private placement basis. Each CCD is convertible in 5 shares at the end of 4 years from the date of issue, and annual interest is payable at 6% per annum. At initial recognition, HSL recognized liability of 20,79,063 रुपीस. ओके, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल लाइबिलिटी कंपोनेंट निकाल के दे दिया और 2 लाख का खर्चा इनकर हुआ है. नेचर ऑफ एक्सपेंसेस लीगल फीस. ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, अलोकेट होती है लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में. इक्विटी कंपोनेंट कितना होगा? 100 लाख माइनस 20.79 जो भी है. बचा हुआ लाइबिलिटी कंपोनेंट है 27,963. इसके रेशियो में 2 लाख को अलोकेट कर दीजिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ. तो 2 लाख का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पूरा 2 लाख एक्सपेंस बुक होगा, पूरा 2 लाख इक्विटी से बुक होगा. 158,419 इक्विटी और 4,158 ओवर द 5 years इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से एडजस्ट होगा. तो लेट अस सी इट फ्रॉम द रेशियोज. 2 lakh into 2079063 divided by 100 lakhs. This comes to 41581. तो सही है, 41581 आपका लाइबिलिटी है, बचा हुआ इक्विटी है. तो दैट्स राइट. अगला देखते हैं. HS acquired 40% stake in NM on 1st January 2002 for 8 lakh. Classified investment as an associate. 1st January carrying amount and fair value of plant and machine was 3 lakh and 5 lakh. तो 2 लाख से आपने इसे अपवर्ड वैल्यू किया. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 क्वार्टर्स है, 5 साल है. और 1 जनवरी से 31 मार्च तक प्रॉफिट 50,000 हो गए. तो हम ये 50,000 के प्रॉफिट में एडिशनल डिप्रिसिएशन 2 लाख रुपए पे 20 क्वार्टर है तो 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 10 कट करके 40,000 में अपना जो शेयर है 40% ये 16,000 जोड़ेंगे. ऑब्वियसली ये समय बताएगा इनफैक्ट कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. तो यही पूछा है कि HSL अपना NM लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कितने पे कैरी करेगा. पता कैसे पड़ता है? इस कंपनी का नाम ध्यान रखो तो क्वेश्चन दिख जाएगा. लोग जान करके ऊपर नीचे कर रहे हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं ऐसा. तो कितने पे कैरी करेंगे? तो बस आपको 16,000 जोड़ देना है. तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने पे था? 8,16,000 आपका आंसर आ जाएगा.
हो सकता है और भी कहीं. While selling car, HSL provides straight discount of 1% on selling price, which is mentioned on invoice. It provides a credit period of 7 days to customer. However, if amount is paid upfront, it gives additional 2% cash discount. Also gives a voucher of 500 with 1 year validity to be used at an apparel store. How should the trade discount, cash discount and voucher accounted for by sale? सब reduce कर दो transaction price से. So it will be reduced from revenue per cash discount or value of voucher expense. ना सेल के समय दिया है सब रेवेन्यू से कम हो जाएगा. डी ऑप्शन. चलिए. With more acquisitions at the end of the year, HSL has investment in 2 subsidiary, 3 associate, 1 JV. Which of the following statement is correct for accounting for investment in separate financial statement? कॉस्ट या फेयर वैल्यू मेथड होगा. सारों को कॉस्ट पे करना है नहीं. ऑप्शन टू अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जेवी यूजिंग इक्विटी मेथड नहीं, सेपरेट में इक्विटी होता ही नहीं है. ऑप्शन टू मेजर ईच इन्वेस्टमेंट ईदर एट कॉस्ट और 109. ईच नहीं, कैटेगरी वाइज होता है. ऑल इन्वेस्टमेंट ईदर एट कॉस्ट और 109. इट इज अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. डी आंसर. आरटीपी के 20 क्वेश्चन में से 10 तो यही हो गए दोस्तों. आपके छोटी सी आरटीपी 10 क्वेश्चन की बाकी है, जिसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट है. जो नए वाले क्वेश्चन है उसका अपन एक क्विक डिस्कशन करेंगे और अपना आरटी का डिस्कशन फिनिश. क्या कहा है? बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है सच आपका रिपीट क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है. क्विकली बता देता हूं. प्राइड लिमिटेड ने 30% शेयर 4,000 करोड़ में एक्वायर किए फेमस लिमिटेड में. इक्विटी मेथड लगाया 31 मार्च 2002. चेंजेस का शेयर रिकॉर्ड किया है. तो ये शेयर पीआरएल का है, ओसीआई का है और इवैल्यूएशन रिजर्व का. तो ये सब बढ़ गया होगा. आपका इन्वेस्टमेंट टोटल बढ़ गया होगा 425 से. तो बोल दिया कैरिंग अमाउंट इतना हो गया. रिमेनिंग 75% भी एक्वायर कर लिया तो सब्सिडी बन गई. एसोसिएट टू सब्सिडी है तो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को रीमेजर करेंगे. एडिशनल इन्फॉर्मेशन 30% की 4500 हो गई है. तो 75 आप पीआरएल में डाल दीजिए, प्लस पुराने में से ये 50 पीआरएल में जाएगा. क्यों? एक्सचेंज डिफरेंस का गेन लॉस पीआरएल में जाता है, ये ओसीआईआर होता है. और इवैल्यूएशन रिजर्व एनआर होता है, तो ये सीधे रिजर्व्स में जाएगा. और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आपको 1500 मिली है. तो आप ये बोलोगे कि 4500 और 12,500 100% हो गया हमारे पास. इससे 17,000 15,000 की नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है, 2,000 की गुडविल है. यही सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछी होंगे. एक्विजिशन डेट क्या है? जिस दिन आपका 70% एक्वायर किया है वो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल है. सर एक्विजिशन डेट तो दोनों ही है ना, तो यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल पूछ रहे होंगे. गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्ट द ट्रीटमेंट एज पर 103. तो आपका गेन जो है वो 4425 माइनस 4500 75 का है. 125 पीआरएल में जाएगा और 25 रिजर्व्स में. गुडविल 2000 निकाला है, जर्नल एंट्री आप कर लीजिए. ये क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नया चैप्टर है. और ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैं ही आपको पढ़ाएगा. काय खो क्यों? क्योंकि इसमें है एफआर प्लस ऑडिट. ओहो हो एफआर ऑडिट. अब तो सारे के सारे आपके टॉपिक्स में ऑडिट डाल दिया गया, सारे सब्जेक्ट्स में. ये वाला क्वेश्चन ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. मैं आपको सारांश दे देता हूँ, मस्त मजे से पढ़ते रहना. अस्त्र लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. ब्रह्मास्त्र नहीं है, सिर्फ अस्त्र है. ओहो हो लिस्टेड कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, फाइबर ऑप्टिक सेक्टर. ओके. तो क्या है कि इस कंपनी में कहानी ऐसी है कि इसने अपनी कोई पड़ोस में कंपनी है, उसको कोई माल बेचा और उसकी सेल बुक कर दी, पर माल डिलीवर नहीं किया. और बड़ी क्वांटिटी की सेल है. और यहाँ पे जो सीईओ वीओ है इन सबको तभी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा जब प्रॉफिट बढ़ेंगे. अकाउंटेंट आया तो उसने देखा कि भाई आपने माल डिलीवर किया नहीं है तो सेल बुक होना नहीं चाहिए. तो कंपनी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई ऐसा मत करो, सेल तो बुक हो गई है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुपर्णा दास गुप्ता हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट बनकर आई है. अब उसने बोला कि यार ये तो डिलीवर नहीं हुआ है तो सेल बुक नहीं होना चाहिए. तो कंपनी ने समझाया भाई ऐसा मत करो,
ये कह के कि सुपर्णा को 40% इंक्रीमेंट दिया है ज्वाइनिंग पे, जिससे वो अपना लोन रिपे कर पाई है, प्लस बहुत सारे उसे परक्विजिट्स दिए जा रहे हैं, वो नहीं चाहेगी अपनी जॉब छोड़ना, तो ऐसा काम करके हो सकता है उसको रवाना कर दे कंपनी। तो आपसे पूछा गया है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है और आप गाइड करिए। तो सीधी सीधी बात है, आपको ये सीए इन सर्विस एम्प्लॉई है। पहले तो 3 कॉन्फ्लिक्ट है इसके। सबसे पहला, क्योंकि आपकी एक तरह से इंडिपेंडेंस है कि सैलरी से आप लोन पे कर रहे हो और ये सब है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। दूसरा, अगर कंपनी की अकाउंटिंग गलत है, क्यों? क्योंकि अगर पड़ोस में कंपनी थी तो डिलीवर कर देना था, क्यों नहीं किया? और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि उसके कहने पे हमने होल्ड किया। तो ये गलत अकाउंटिंग करके आप इंटीग्रिटी लूज कर रहे हो। तो जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल केयर ड्यू, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल बिहेवियर, तो उसमें 3 तो ब्रीच हो रहे हैं, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर। क्यों? क्योंकि इंडेस 115 के अनुसार ये सही नहीं है कि आप सेल बुक कर दो और कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिविटी, क्यों? क्योंकि आप खुद के बोनस और प्रॉफिट के लिए ऐसा करोगे। तो गाइड क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि वो ऐसा ना होने दे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट करें। और अगर नहीं किए तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा ये भी लिखना पड़ता है। तो आपको, क्योंकि ये सीएन प्रैक्टिस नहीं है, सीएन सर्विस है, सुपर्णा जी, हमें कहना होगा सुपर्णा जी को काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में गिल्टी माना जाएगा, जहां पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि सीएन सर्विस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के चैप्टर नंबर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। इफ ही डज नॉट एक्सरसाइजेस ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट। और काउंसिल जनरल गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंशन कवर होता है शेड्यूल 2 सी एक्ट के शेड्यूल 2 के पार्ट 2 के क्लॉज 1 में। fails to comply with provisions of the act, regulations और guidelines। तो ये पूरी कहानी आपको लिखना पड़ेगी, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। खूब सारा थ्योरी कंटेंट है दोस्तों, अच्छे से ट्राई करके इसको लिखिएगा तो मस्त मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जॉय लिमिटेड, जॉय 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 कहाँ है जॉय सीए के जीवन में? ये बोला है टैक्स बेस असेट्स और लाइबिलिटी का निकालना है 31 मार्च 2005 का। बैलेंस शीट में करंट टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट हो गया है और आपको समराइज बैलेंस शीट दी गई है। तो टैक्स बेस मात्र निकालना है अपने को दोस्तों, और कुछ नहीं करने का। और सर इसी में तो बैंड बजती है, अरे इंडेस 12 तुम बोलो तो सही, एक बार बोलो, रिवीजन वीडियो शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी है भी। जमाने भर की इसमें गाथाएं दी गई हैं। और आखिरी में बोला है कि आपको टेम्परेरी डिफरेंस निकालना है और डिफर्ड टैक्स निकालना है जॉय लिमिटेड का ऑन 31 मार्च, अज्यूमिंग टैक्स रेट 32%। तो बेटा सिर्फ टैक्स बेस ही नहीं निकालना है, टैक्स बेस, टेम्पररी डिफरेंस और डिफर्ड टैक्स, सब कुछ ही निकालने का है, छोड़ा कुछ है ही नहीं। पैसा निकालेंगे यहीं पर, खट 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 निकाल के दे देंगे आप, चिंता ही ना करिए। पीपीए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओ माय गॉड, इसके कारण से कुछ डिफर्ड टैक्स आएगा। लाइबिलिटी व प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट, डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेफर्ड लाइबिलिटी। तो ये डेफर्ड में हो सकता है कुछ मुद्दे पैदा हो जाए। एनी स्टेट पेबल, हेल्थ केयर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज और करंट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। डेबरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 2004-5 अलावेबल इन एज पर टैक्स लॉज इज 2,06,000। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,70,000। तो इनकम टैक्स में 36,000 का डेप्री ज़्यादा मिल रहा है, पर हमें पहले टैक्स बेस निकालना है। पीपी की कॉस्ट 16 लाख थी। जॉय हैज डिडक्टेड एक्सपेंस ऑफ 4,16,000 इन टैक्स रिटर्न इन प्रायर फाइनेंशियल ईयर। तो बस पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतना, इस साल में इतना, इसका मतलब टोटल इतना, इसका मतलब टोटल की हो गया, की हो गया, की हो गया, की हो गया, की हो गया 9,78,000 आपका टैक्स बेस हो गया है। बस खत्म, टैक्स बेस हो गया 9,78,000। आपका डिफरेंस आ जाएगा कितने का? 2,22,000। जगह के अभाव में ऐसा कर देता हूँ। ये कौन सा कहलाएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द टैक्स बेस, तो टीटीडी बनता है। ये कैरिंग अमाउंट है।
अब इसमें रिवैल्यूएशन की क्या कहानी है? 31 मार्च को पहली बार रिवैल्यू किया है, पीपी को 88,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो बस हो गया अपना काम। 2,22,000 में 32% से 71040 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाओ और उसमें से 88,000 जो रिवैल्यूएशन सरप्लस यहां पे दिया हुआ है 28,160 OCI NR से बुक होगा अगर पूछेंगे तो, और बचा हुआ 71040 माइनस करने के बाद 42880 PRL से बुक है। आई होप ये सबको क्लियर है, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस भाई डेफर्ड टैक्स कहाँ जाता है? जहां पे उसका रिजल्टेंट, ओए बोलो ना, डेफर्ड टैक्स कहाँ जाएगा? जहां उसका रिजल्टेंट गेन और लॉस जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट गेन कहां पर बुक हुआ है? OCI में, तो उसका डेफर्ड टैक्स भी कहां पे बुक होएगा? OCI में, सीधी सी बात है। तो डेफर्ड टैक्स पूछे भैया, जहां पर पूछ की तरह हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, जहां डिफरेंस उसके पीछे डेफर्ड टैक्स। तो डिफरेंस अगर PRL में है तो डेफर्ड टैक्स भी PRL में, डिफरेंस अगर OCI में बुक हुआ है तो डेफर्ड टैक्स भी OCI। पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं। 2012 जॉय लिमिटेड इनकर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख। जॉय प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, बहुत बढ़िया, इंटेंजिबल एसेट है डेवलपमेंट। These costs were recognized as asset being amortized over useful life of 10 years. Intangible asset है ये हमारा। For tax purpose, it deducted the full product development cost in 1/2। तो हमें तो टैक्स बेस निकालना है, तो 0 लिखो और मजे करो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा टैक्स बेस इंटेंजिबल एसेट का कितने का है? निल। और कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेस कम होता है तो क्या कहलाता है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। कितने का है? 60,000 का। उसके ऊपर क्या बन जाएगा? पूरे के ऊपर DTL एट 32%, यानी कि 19,000। 60,000 into 32%, 19,200। बाव नेक्स्ट, सही चल रहा है। Trading investment were acquired in 3/4 with cost of 230. These investments are classified as fair value through profit or loss, hence recognized at fair value. Fair value adjustment are non-tax deductible। तो 2,30,000 रुपए इसका टैक्स बेस है, ये वाले इन्वेस्टमेंट। 22,000 का डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। काहे काहे काहे? क्योंकि टैक्स बेस ज्यादा है एसेट का। खुशी की बात है, आगे ज्यादा डिडक्शन मिलेगा। तो इसके ऊपर DTA बनेगा 32% से। कहाँ से बनेगा ये DTA? अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है तो DTA भी PRL से बनेगा। OCI होता तो OCI से बनता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स तो पूंछ है, जहां बॉडी वहां पूंछ, उसके पीछे पीछे जाएगा। Bad debt provision amounts to 1,30,000 and relates to 2 data। तो भैया 1,30,000 रुपए का आप देखिए बैलेंस शीट में बैड डेट्स का प्रोविजन होगा, जो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके दिखा रखे होंगे, तो अपने को अलग से नहीं दिखे। ओके। डेटर है 80,000 रिसीवेबल इन 2/3, 100% provision was recognized in 3/4, data B 50,000 originated in 3/4, 100% made in 4/5। अपना करंट ईयर 4/5 है, तो 4/5 में आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का है? कैरिंग अमाउंट 130। टैक्स बेस क्या है? तो देखते हैं, कुछ डिडक्टेबल है क्या? टैक्स लॉ अलाउड डिडक्शन ऑफ 20% प्रोविजन फॉर डेटर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। भैया 1 साल से ज़्यादा ओवर ड्यू है तो फिर 20%। तो आप देखो ये वाला 1 साल से ज़्यादा ओवर ड्यू है, यानी इसको 1 साल ही हुआ है अभी ओवर ड्यू है, तो इस पर 20%, यानी इस पर टैक्स बेस 10,000 का तो है ही है। अनादर 30%, अनादर यानी कि प्लस, फॉर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 ईयर्स, और 50%, रिमेनिंग 50% भी मोर देन 3 ईयर्स। तो ये मोर देन 2 ईयर्स है, मोर देन 3 नहीं है, क्योंकि 2-3 में ड्यू था, तो ये 3-4 और 4-5 2 साल हो गए। इट्स लाइक 2 और मोर ईयर्स। आप क्या बोलेंगे? इस पे 80,000 पे कितना बनना चाहिए? 20 और अनादर 30 यानी 50%, तो ये हो गया 40,000। तो टोटल हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज। तो ये प्रोविजन है। प्रोविजन में अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, DTA बनेगा। दूसरा लॉजिक समझने का, आपने अभी लॉस बुक कर दिया है PRL में, लेकिन इनकम टैक्स में क्लेम नहीं किया, तो 32% से PRL से 80,000 के ऊपर आपको 25,600 का DTA बना लेने का। कूल।
Joy accounts for inventory obsolescence provision. New provision created in 4-5 is 10,800. Total provision is 18,000. तो ये 18,000 से मतलब है ये नॉन डिडक्टेबल है. 18 कैरिंग अमाउंट है, इसका टैक्स बेस 0 है, और क्योंकि ये प्रोविजन है तो ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है 18,000 रुपीज़ का, जिसके ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स असेट बनाना पड़ेगा 32% के हिसाब से. कितने रुपए का कोई बात है? 5760. यो चलिए, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दिया मोदी जी की जय. टैक्सेबल नहीं है लेकिन ये ग्रांट, ओ माय गॉड, टैक्सेबल नहीं है तो एग्जाम्प्ट है, इस पे कोई डीटीए नहीं बनेगा. कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सब 0. तो कैरिंग अमाउंट भले ही है, फिर भी हम क्या मानेंगे, टैक्स बेस इसका कैरिंग अमाउंट के बराबर ही रहेगा हमेशा. कोई डीटीए नहीं बनेगा इसमें. 2004-5 Joy Limited made further provision for product warranty of 5,000. Such provision for product warranty are non-tax deductible until the claims are paid or settled. यानी ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट जैसा नहीं होंगे, पर जब सेटल होंगे तब कैश बेसिस पे. ड्यूरिंग 4-5 वारंटी क्लेम्स वर पेड एंड सेटल फॉर 6,200. तो भैया आप तो ये सब छोड़ो, आप तो समझ लो कि प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स का टैक्स बेस 0 है, क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल है. अब आप सीधे बैलेंस शीट से इसका कैरिंग अमाउंट उठा लो, कितने का है? 16,000. तो 16,000 रुपीज आपका कैरिंग अमाउंट हो गया. तो 16,000 रुपये का आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ा रखी है आपने, जिसके ऊपर आप वापस से डीडीए बना दीजिए 16,000 रुपये. अब अपन है ना एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करते, ये तो मैं कंसेप्चुअली समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ. एग्जाम में आप एक टेबल बनाओगे और खट लाइन लिखते जाओगे, वैसे नहीं सॉल्व करा रहा, एक डिस्कशन मोड पे कराते हैं आरटी पे. 4-5 में हेल्थ केयर बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए लिया है. अमाउंट आर डिडक्टेबल इन टैक्स ओनली व्हेन दे आर पेड, बट इन लाइन विद इंडियाज 19 इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L वेल वी प्रोवाइड सर्विस. तो इसका भी प्रोविजन होगा हेल्थ केयर बेनिफिट का, दिखा भी था अपने को बैलेंस शीट. तो ये 70,000 रुपये की आ गया हमारी लाइबिलिटी. तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना है यहाँ लिखेंगे 70,000. टैक्स बेस कितना है 0, क्योंकि कुछ डिडक्शन मिला ही नहीं है. तो अभी अपने को क्या करने का, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मानना है 70,000, जिसके ऊपर क्या बनेगा डीटीए 32% के हिसाब से 22,400. प्रेजेंटेशन एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ. टेबल बना के बनाना होता है, क्लास में अपने लोग करते हैं. अभी आपको सिर्फ एक बार रिव्यू करने के लिए बता, ये इस टाइप से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस टेम्पररी डिफरेंस टैक्सेबल है डिडक्टेबल 32% के ऊपर, इसके ऊपर सबके ऊपर डीटीए शीटीए बना दो, आखिरी में टोटल लगा दो, मजे करेंगे. चलिए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 3 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नए ऐड किए हैं, जो पहले पुराने कोर्स में नहीं थे, लेकिन अब ऐड किए. उसी तरह का एक क्वेश्चन मस्त बातों में प्रैक्टिस हो गया. इसी के साथ आपका क्या होता है, इंडेक्स 12 परेशान कर देने वाले एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट. चलिए एक वाटर ब्रेक लेने दीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे. इंडेक्स 23 बोरोइंग कॉस्ट. EQR Limited is engaged in tourism business in India. पधारो हमारा देश. Company has planned to construct a holiday resort which is a qualifying asset at Shimla. तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है qualifying है या नहीं है. Cost of project has been made out of borrowed fund of 100 lakh at the rate of 12% per annum. 40 lakh being disbursed on 1st April. 60 lakh being disbursed on 1st June. Site planning work commenced on 1 June 2002. Since the project engineer was on medical leave, थोड़ा लेट हो गए शुरू करने में, 1 जून को शुरू किया. लेट क्यों हो गए शुरू करने में, भाई बोला है, नहीं तो 1 अप्रैल ही कर देना था, पैसे आपने विड्रॉ किए तभी. ठीक है. फिजिकल कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक चल रहा है. आप बताइए कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट कब से करोगे, तो 3 कंडीशन पूरी होती है तब से कैपिटलाइजेशन शुरू होता है. ए, काम शुरू हो गया. बी, खर्चा शुरू हो गया. सी, बोरोइंग कॉस्ट लग गई. बोरोइंग कॉस्ट तो लग रही है अप्रैल से, खर्चा अपन अज्यूम कर रहे हैं हो रहा होगा क्योंकि दिया नहीं कुछ. काम कब से शुरू हुआ, तो अपन मानेंगे जब से काम शुरू हुआ तब से खर्चा शुरू हो गया. ध्यान रखना, काम कब से शुरू हो गया, 1 जून से. काम का मतलब ये नहीं जब हाथ गंदे होते हैं तभी काम शुरू होता है कि भैया ईंटें लगाएंगे तभी काम शुरू होगा. नहीं, साइट प्लानिंग भी शुरू हो गई तो वो भी सब्सटैंशियल वर्क है, तो काम शुरू हो गया माना जाएगा. तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक
उसके बाद कहा है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज स्टॉप कर दी गई ड्यू टू लैंड स्लाइड ऑन रोड विच लीड्स टू कंस्ट्रक्शन। ब्लॉक हो गया भाई बीच में रास्ता, लैंडस्लाइड हो गई। शिमला में हो जाती है हिली एरियाज में, तो काम बंद हो गया। और गवर्नमेंट मशीन ने 31 दिसंबर पे इसको क्लियर किया 3 महीने में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैव रिज्यूम्ड ऑन 1 जनवरी एंड हैज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी। तो 2 महीने यहाँ पे और 3 महीने वहाँ पर। 5 महीने ही एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, क्योंकि इस दौरान तो काम आपका बन रहा है, एक्टिव डेवलपमेंट बंद तो कैपिटलाइजेशन बंद। Date of opening has been scheduled for 1st March, but unfortunately, district administrator gave permission for opening on 16 March due to lack of safety measure like fire extinguisher not being installed. 15 दिन हमारे और हो गए, पर ये तो क्या है, रेडी यूज के बाद का पीरियड है, पुट टू यूज से पहले का है, तो इसमें कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, तो अपन 3+2 5 मंथ्स के लिए करेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्ट। स्पेसिफिक बोरिंग है, तो आप सीधे सीधे 100 लाख पे 12% कितना होता है, 12 लाख। तो 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो आप सीधे क्या बोलेंगे, 5 लाख। लैंडस्लाइड इज नॉट कॉमन इन शिमला एंड डिले इन अप्रूवल इज माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्ट ओवर। तो इस केस में ये पीरियड के लिए नहीं होगा, तो हम 5 मंथ्स के लिए 5 लाख कर देंगे। पर अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि लैंडस्लाइड कॉमन है शिमला में और डिले और अप्रूवल इज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेफ्ट ओवर, तो पहली बात ये बोल रहे हैं लैंडस्लाइड कॉमन है। अब देखो आप इंडेज 23 क्या कहता है, नो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन शैल बी कंटिन्यूड इफ एक्टिव डेवलपमेंट हैज बीन सीज्ड एक्सेप्ट इफ सब्सटैंशियल एडमिन वर्क्स कंटिन्यूज दैट पीरियड। और अगर सस्पेंशन ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है जो कि नेसेसरी है, जैसे कि बारिश में काम कम होता है, तो एक्टिव डेवलपमेंट बंद हुआ ऐसा नहीं मानेंगे, यानी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन बंद नहीं होगा। यहाँ पे बोला है लैंडस्लाइड कॉमन है, यानी कि ये आम बात है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन बंद नहीं होगा, तो उन 3 महीनों में भी चलते रहेगा। कौन से 3 महीने, जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और ये भी अप्रूवल लेना भी सब्सटैंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, माइनर वर्क नहीं है। तो असेट सब्सटैंशियली कंप्लीट 28 फरवरी को नहीं हुआ, वो रेडी टू यूज ही आफ्टर अप्रूवल होगा 15 मार्च को, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो 0.5 मंथ्स वो भी। तो इसका मतलब फिर पूरे ही समय के लिए हमें 8.5 महीने के लिए ऐड कैपिटलाइजेशन करना है 8.5। इस तरह से आंसर देंगे। आजा रे मेरे आंसर। चलिए, तो ये दोनों तरह से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे 6 लाख और 9.5 लाख कैपिटलाइज करेंगे। कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन, कहीं कुछ पंगा किया लाइक क्या मंथ्स के कैलकुलेशन। ओ 1 जून है ना, 4 महीने क्षमा करें, भूल चूक लेनी देनी। जुलाई से नहीं है, 1 जून अपन ने डिस्कस किया था, 1 जून से होगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो गए। 4 + 2 6 मंथ्स हो गए, ये 6 लाख। और यहाँ पे 6 मंथ्स प्लस 3.5 मंथ्स, सो 9.5 मंथ्स, तो 9.5 लाख। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने सेल्स की है 60 लाख की, कस्टमर SSLLP है, नॉर्मल क्रेडिट 1 महीने का है, लेकिन समटाइम्स 2 महीने भी हो जाता है। कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव द पेमेंट बाय 28 फरवरी। तो 1 से 2 महीने का हम क्रेडिट देते हैं, 28 फरवरी तक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी 2 महीने बाद, पर कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ 31 मार्च तक, यानी ये तो अब संगीन मुद्दा है, बैड डेट्स का रिस्क लग रहा है। 15 अप्रैल डिपार्टमेंट बिकेम अवेयर कस्टमर्स पासिंग थ्रू क्राइसिस एंड मेजर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। तो ये इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट फ्रेश इवेंट नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि हमें ये फर्दर एविडेंस दे रही है वो सिचुएशंस जो ऑलरेडी मार्च में एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि पैसा ड्यू होके आया नहीं था। कंपनी agreed to allow customer to settle the debt by 31st March and is confident the problem will be resolved। अब आपने टाइम एक्सटेंशन दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो सेल बुक करी बिना ब्याज के पूरे अमाउंट की, वो सही किया, क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्रेडिट टर्म जितने ही क्रेडिट दिए थे, पर ये जो एक्सटेंडेड क्रेडिट है ये क्यों दिया, ये सब्सिक्वेंटली दिया, तो इससे सेल्स रिवर्स नहीं होगी, ऐसा नहीं मानेंगे, सेल्स में फाइनेंसिंग एलिमेंट इनबिल्ट हो गया। इनफैक्ट इसमें हम ये मानेंगे कि हमें बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना चाहिए। इम्पेयरमेंट का हमारा 109 क्या था कि कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल एसेट में प्रोविजन बनाना है
आप ये देखिए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या है। 9% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। हालांकि हमने कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री एक्सटेंशन दे रखा है। आप सीधे क्या करोगे, कस्टमर 60 लाख रुपीस की आपकी सेल है, आपको एक्सपेक्टेड है रिकवर होगा 60 लाख, बट 1 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द करंट ईयर, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू 9% से 1 साल के लिए निकाल लीजिए। 55.04587 जो भी आ रहा है, तो 60 माइनस दिस अमाउंट का आपको इम्पेयरमेंट प्रोविजन बना देना पड़ेगा। चलिए, आई होप दैट्स क्लियर। तो 60 माइनस 550487 इतने का इम्पेयरमेंट प्रोविजन बनेगा। इसमें आप करेक्शन करना चाहें आईसीआई के उसमें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे -5504,587 होना चाहिए। आंसर में एरर है। आंसर में एरर नहीं है, एज टाइपोग्राफिकल एरर है ब्रैकेट्स के अंदर। चलिए, तो ये एक नए तरह का क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार दे दीजिए। डेफिनेटली बोरोइंग कॉस्ट वाले क्वेश्चन में स्टार दे सकते हैं, थ्योरेटिकल है। एसआईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन नया आया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी स्टार दे दिया। एथिकल प्रिंसिपल पे भी स्टार दे दिया। तो ये सब क्वेश्चन अपने आप में ठीक है। इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी लिमिटेड हैज वैल्यूड स्टॉक हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम ऑन क्लेम बाय कस्टमर्स एट 0। हमारी कंपनी माल फ्री में देती है कस्टमर्स को। जैसे कि आपने देखा अभी अभी सीएफ फाइनल के एफआर के एमसीक्यू बुक फ्री पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी दोस्तों। कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप। पूरी किताब 1300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आईसीआई के 400 पूरे क्वेश्चन है सर, वही वाली आपकी किताब जी। ओ तो सर आपके पास जो स्टॉक रहा है उसको फिर आपने एनआरवी पे मेजर किया होगा। अरे पीडीएफ दिए बेटा, पीडीएफ प्रिंटेड अभी भी, और बच्चे फिर भी ऑर्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंटेड किताब से रिव्यू करना, रिवाइज करना आसान होता है। तो सर पीडीएफ का दिया आपने ताकि आप प्रिंट आउट निकाल लें, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं इसमें। निकाले की ब्लू कलर में होती है, बट आप निकाल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए समय बचेगा, खट से निकाल लिया, काम शुरू। So customers have a right to claim the free item within 41 days from the date of invoice. If the time limit of 40 days exceed, the claim is foregone by the customer. तो 14 दिन के अंदर अंदर, यानी आखिरी 14 दिन में जो हमारी सेल्स हुई है, 13 दिन में सेल्स हुई है, उसमें जो जो इन्वेंट्री जाएगी वो सब फ्री में देना पड़ेगा। कंपनी ने इसे 0 पे मेजर किया, सही भी है। क्यों? क्योंकि फ्री की आइटम है, इस पर कोई एनआरवी हमारी 0 है, कुछ मिलेगा नहीं, तो सही किया। Majority of free item require online registration by buyer for participation in contest conducted by respective brand, which needs to be done by buyer within 3 days from the date of invoice. ऐसा है ना कि तुमने जैसे मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के साथ तुमको एक रजिस्ट्रेशन कूपन आया, उसमें तुम 3 दिन में रजिस्टर करोगे तो तुमको एक फ्री गिफ्ट वहां से आएगा। तो मैंने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, मुझे एक कूपन दिया, कूपन में बोला कि भैया 3 दिन के अंदर अंदर आप इसमें रजिस्टर करो तो आपको हम क्या करेंगे, इसका पेन फ्री में देंगे। तो मैंने रजिस्टर किया तो मेरे को ये पेन फ्री में मिल गया। वाह! तो ये पेन जो सैमसंग के पास रखा है, इसकी तो कीमत 0 ही करना है उसको मेजर। क्यों? क्योंकि फ्री में जा रही है वो, अगर ये रेंट पर रह गई है उसके स्टॉक में तो। पर आगे ये क्या कह रहे हैं, out of it a few item under this category were found damaged, the replacement cost would be 2,50,000। तो भैया आपको मुझे फ्री में देना है और 2.5 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो इसकी एनआरवी तो -2.5 लाख हो गई। तो क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने सर पे ऑब्लिगेशन उस दिन ले लिया था जिस दिन आपने प्रोडक्ट विद कमिटमेंट की इसके अगेंस्ट में आपको फ्री कुछ फ्रीबीज मिलेंगे दिया था। तो ये अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन है, तो आपको 2,50,000 प्रोवाइड फॉर कर देना चाहिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये कैश फ्लो का रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्फ देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा, क्योंकि बोला हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी। यहाँ पे ध्यान रखना, बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट भले ही लाइबिलिटी साइड में आता है, बट कैश और कैश इक्विवेलेंट में शो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर वो डे टू डे कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। इसे फाइनेंसिंग में शो नहीं करेंगे। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे नहीं, पहले भी आ चुका है आईटीपी में भी, मॉड्यूल में भी।
प्रॉपर्टी सेल कॉन्ट्रैक्ट में आपसे पूछा गया है क्या ये सब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? तो कॉमन एरिया नॉर्मली क्या होगा, आप कॉमन एरिया का एक्सेस दे रहे हो अगर किसी को प्रॉपर्टी के साथ, तो कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थोड़ा ना होगा, यूजुअली नो। कंस्ट्रक्शन सर्विस बिल्डिंग मटेरियल डिपेंड्स आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सब देने का है तो सिंगल ही होएगा, पर अलग अलग है कि भैया मटेरियल लेके आ जाओ, किसी और से कंस्ट्रक्ट करा लो, कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे, मटेरियल कहीं और से ले आओ, तो डिफरेंट भी हो सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस डिपेंड करता है नॉर्मल सर्विस दे रहे हैं या नहीं। हालांकि इसमें आपको मेंटेनेंस की सर्विस मिल रही है तो यूजुअली एक सेपरेट कंपोनेंट होगा, तो दिस में यूजुअली बी ए सेपरेट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और नॉन लीज कंपोनेंट में भी गोल्फ मेंबरशिप तो यूजुअली देख के लगता ही है कि ये सेपरेट भी है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कार पार्क डिपेंड्स, नॉर्मली घर देते हैं तो एक आध कार पार्क की जगह देते ही देते हैं, पर कई जगह ऐसा भी होता है बिना का आपका कार पार्क का घर होता है, कार पार्क चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है और उसके अलग कमिटमेंट्स होते हैं, तो सेपरेट भी हो सकता है। लैंड एंटाइटलमेंट यूजुअली अगर आप जगह ले रहे हो तो उसके साथ लैंड प्रोपोर्शनेटली आएगा क्या, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो कई कंपनियां क्या करती है, आपको बोलती है बिल्डिंग आपको ये फ्लैट दे रहे हैं, ये आपका बढ़िया है, हमला कल दिन अगर अर्थक्वेक आ गया खुदा न खास्ता और ये गिर गया तो साफ हो गया, तो ज़मीन किसकी होगी? हमने बोला अर्थक्वेक में ज़मीन ही कहाँ बचेगी? बोले नहीं, ज़मीन बच गई तो क्या हमें हमारा हिस्सा ज़मीन मिलेगा कि भाई 100 एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पे लेट से 1000 फ्लैट्स है तो सबको 0.1 एकड़ ज़मीन में हिस्सा मिलेगा? बोला आपको अगर विथ लैंड एंटाइटलमेंट चाहिए तो ये उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है और वो मिलेगा आपको उस केस में, तो हो सकता है वो सेपरेट पीओ हो उस केस में, अदरवाइज नहीं। तो ये पूरा डिपेंड वाला आंसर है, आंसर पढ़ेंगे बेहतर होगा, रिपीट क्वेश्चन है। 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ रिपीट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसी के सब फिगर्स डबल करके पूछ लिया, आप वहाँ से देख लीजिए, रिपीट में डिस्कस नहीं कर रहा। FIL Limited entered into agreement with RFD on 10th August for purchasing machine. 10 अगस्त को अग्रीमेंट हुआ है मशीन परचेज करने का। FIL will have to settle the consideration of machine purchase by issuing shares. तो जो कंसिडरेशन है मशीन खरीदने का वो कंपनी के खुद के इक्विटी शेयर्स है। विंडोज 102 कहता है कि नॉन एम्प्लॉय केस में अदर देन एम्प्लॉय कोई भी गुड्स और सर्विस ले रहे हो तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस ली जाती है टू मेजर द गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर गिवन। FIL agreed to the clause and order was confirmed. Machine was supplied on 25th October, delivered on 1st November. Agreed purchase consideration was 150 lakh. Fair value of machine supplied was 160. तो ये हमारे लिए मशीन की वैल्यू क्या मानी जाएगी, तो पीपी को रिकॉर्ड किया जाएगा 160 लाख पे ऑन 1st नवंबर, क्योंकि हमारा कंट्रोल पोजीशन जब आया तभी आएगा। तो हमने 1 लाख शेयर 100 रुपये की फेस वैल्यू के दिए, तो इस केस में 60 लाख रुपीस सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ये 150 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, इसको इग्नोर कर। तो क्या प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या आएगी, फर्स्ट RTP इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। लॉजिक क्या होता है दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉई से सेवाएं ले रहे हो और उसे शेयर दे रहे हो तो उसकी सेवाओं की कीमत निकालना मुश्किल है। और गुड्स और सर्विस मार्केट में बिक रही है, आप कैश की जगह शेयर्स के थ्रू ले रहे हो तो अल्टीमेटली शेयर्स की कीमत जितनी गुड्स और सर्विस आपको मिल रही होती है, रादर देन गुड्स एंड सर्विसेज उतने के जितने के आप शेयर दे रहे हो। तो जो हमें मिला है गुड्स एंड सर्विस उसकी फेयर वैल्यू पे उसे मेजर करेंगे, ना कि अपने शेयर की फेयर वैल्यू पे, क्योंकि वो अपने अपने हाथ में उसकी प्राइस होती है टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं बिकॉज वी कैन आवरसेल्व्स decide or manipulate it, but market price we cannot decide, market decides, so we will prefer that price, वो लॉजिक। RTP FR की आपकी कंप्लीट। हमारे जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर फास्ट ट्रैक, उन सबको उनकी स्ट्राइकर के जो मोबाइल ऐप का एक्सेस है उसमें आखिरी में एक RTP का एडेंडम दिख जाएगा जिसको आप मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हो, जिसमें ये पूरा वीडियो आपको वहाँ पे क्वेश्चन वाइज सॉर्ट करे हुए विद क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सर बहुत अच्छा किया जो आपके वीडियो में आखिरी में बताया कि पूरा सुनने के बाद अब समझ में आ रही। आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन वापस से दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, तो उस केस में आप सीधे फास्ट के ऐप पे जाके स्ट्राइकर पर जाके लास्ट में आपको दिखेगा RTP में 24, उसमें क्वेश्चन वाइज लिस्ट दिखेगी। जो क्वेश्चन क्लिक करोगे उसका वीडियो पॉड आपको मिलेगा, ये जो मैंने पूरा बोला उसकी कटिंग वहाँ पे।
थैंक यू, बाय।